Welcome everyone in the new session and hope this session goes on very well. Wish you all the luck so that you may study hard and get on score good marks. Now I will take the first unit of paper 14. So we will start with the bioenergetics and ATP cycles. We will first discuss the definition and chemistry related to it. So, what is bioenergetics? Bioenergetics means the study of the transformation of energy in the living organism, or we can say that it is the study of energy transduction, that is, the conversion of energy or information from one form to another that occurs in the living cells and the nature and the function of the chemical processes. जैसे कि हम जानते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हमें मालूम है कि जीवों में होते हैं, और ये जो प्रोसेसेस हैं जो एनर्जी किसी भी बायोलॉजी के जीवों में चलती है, वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है. तो जो स्टडी इस कन्वर्जन को या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है और जो जीवों के सेलों में और उनके क्रियाकलापों में और केमिकल प्रोसेसेस जो उनके शरीर में होते हैं या उनके किसी भी रिलेशन एनवायरनमेंट के रिलेशन से होते हैं, उसको हम बायो एनर्जेटिक कहते हैं. The goal of bioenergetic is to describe how the living organism acquire and transform energy in order to perform biological work. The study of metabolic path is thus essential in bioenergetics. In a living organism, chemical bonds are broken and made as a part of exchange and transformation of energy. Energy is available for work such as mechanical work or other processes such as chemical synthesis and anabolic processes in the growth. When the weak bonds are broken and stronger bonds are made, the production of stronger bond allows the release of usable energy. अब हम जानते हैं कि लिविंग सेल्स के अंदर क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ तो टूटते हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं एक फॉर्म एनर्जी का दूसरे में परिवर्तित होता है. तो जो एनर्जी निकलती है वो किस मैकेनिकल वर्क और केमिकल सिंथेसिस या जो एनाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं या उपचायी प्रक्रियाएं जो चलती हैं, उनके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. वो किसी न किसी परिवर्तित फॉर्म में होती है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल, वेन एवर दिस इज़ बीइंग कन्वर्टेड, या अपन कहें कोई भी प्रोसेसेस व्हेन चलते हैं तो एनर्जी के कन्वर्जन से अकम्पनीड होते हैं. एनी प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन अ बॉडी और विथ in environment, it is accompanied by the energy conversion. For example, when a complex molecules are broken down into the similar constituent molecules, they liberate kinetic energy. जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे या कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में टूटता है तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में रिलीज होती है. Thus, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस या कैटाबॉलिक प्रोसेसेस मतलब अपचायी प्रक्रियाएं जो होती हैं, दे आर एनर्जी रिलीजिंग और एक्सागोनिक प्रोसेसेस, दे रिलीज आउट एनर्जी. कन्वर्सली, व्हेन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सिंपलर वंस, दे कंज्यूम or lock potential energy. Hence, the anabolic processes are the energy consuming
और दे आर एंडोगोनिक प्रोसेसेस। ऐसा होता है जब कैटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते हैं तो ऊर्जाएं रिलीज होती हैं, जैसा हमने देखा। और इसके विपरीत जब एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं या कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है या बन रहा है फ्रॉम सिंपलर वंस या छोटे मॉलिक्यूल्स में, इस प्रक्रिया में बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम होती है या उसको वो इस्तेमाल करती है। तो ऐसे प्रोसेसेस में, जिसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक या उपचायी प्रक्रियाएं, ये एनर्जी कंज्यूमिंग होती हैं और इनको हम बोलते हैं एंडोगोनिक प्रोसेसेस। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट एंडोगोनिक प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस which release out energy when the bigger molecules are broken into the smaller ones, and exergonic processes endogonic processes which utilize the energy from the small molecules to form larger molecules, and they store in energy. When these big molecules are broken down, then the energy is released out, and this process is then known as exergonic processes. Now this process in the living being is carried out in the form by the molecules or in complex molecules known as ATP, that is adenosine triphosphate, which is the main energy currency of the organism. The goal of metabolic and catabolic processes are to synthesize ATP from the available starting materials from the environment and break down ATP into adenosine diphosphate, an inorganic phosphate, by utilizing it in biological process in a cell or in the system. In a cell, the ratio of ATP to ADP concentration is known as the energy charge of the cell. A cell can use this energy charge to relay information about cellular needs. If there is more ATP than ADP available, then the cell can use ATP to do work. But if there is more ADP than the ATP, then cell must synthesize ATP via oxidative phosphorylation. Living organisms produce ATP from energy sources via oxidative phosphorylation. The terminal phosphate bonds of ATP are relatively weak compared with the stronger bonds formed than the ATP, and it is hydrolyzed, or we can say that they are broken down by water to adenosine diphosphate and inorganic phosphate. Here it is thermodynamic. This process proceeds when they are thermodynamically favorable. Free energy of hydrolysis that result in the energy release, the phospho anhydride bond between the terminal phosphate group and the rest of ATP molecule does not itself contain energy. When this transformation goes on, ATP is converted into ADP, and ADP accepts on phosphate molecule, and then they become ATP. This process in a cell or in a system is shown in the figure, that is role of ATP cycle in cellular metabolism and the uses of bioenergy. That is you know that the glucose is the storage of our energy. Gradual degradation in catabolism, by catabolism, glucose breaks up, releasing water and carbon dioxide, and it releases a large amount of energy which is used to perform work. Now when this energy is released out, then a phosphate group, when joins this, it forms an ATP. It is given by the cycle. When ADP accepts one phosphate group, it forms ATP, and when ATP releases out a phosphate group, it reverts back to ADP, and this energy which is
stored in the form of bond energy, and the various processes which accompanies in a body, that is anabolic, biosynthesis of macromolecules, active transport, it is utilized in secretion, mechanical work and electrical work. Now, the types of bioenergetic reactions, as we had discussed earlier. First, that is the exergonic reaction. Exergonic reaction implies that the release of the energy from a spontaneous chemical reaction without any commitment utilization of energy. That is, it is the reaction which accompanies with the release of energy from any spontaneous chemical reaction without the utilization of energy. The reactions are significant in the terms of biology, as these reactions have an ability to perform work and include most of the catabolic reaction in cellular respiration. Most of these reactions involves the breaking of bonds during the formation of a reaction intermediate, as it is evidently observed during the respiratory pathways. The bonds that are created during the formation of metabolites are stronger than the cleaved bond of the substrate. The release of free energy G is in exergonic process at constant temperature and pressure. It is denoted as delta G is equal to delta G of product minus delta G of reactants when it is less than 0. The figure shows when the reaction takes place, it breaks up into products and the energy is released out. The energy released out is represented by free energy, that is delta G, in the course of reaction. Now, endergonic process or reactions. Endergonic is opposite of exergonic processes in being spontaneous process and requires an input of free energy, that is they utilize energy. एंडोगोनिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? जो एनर्जी को स्टोर करते हैं या यूटिलाइज करते हैं. मोस्ट ऑफ द एनाबोलिक रिएक्शंस आर लाइक फोटोसिंथेसिस, डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस. जहाँ पे भी सिंथेसिस हो रहा है तो एनर्जी लॉक्ड होती है या यूटिलाइज होती है और कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है टू प्रोड्यूस समथिंग. और इस प्रोसेस के अंदर the release of energy, that is delta G, at constant pressure and temperature is donated by delta G. और delta G कितना होता है? It is equal to delta G of products minus delta G, or we can say that free energy of product minus free energy of the reactant should be greater than 0. जब तक अगर ग्रेटर दैन 0 नहीं होगी तो एंडोगोनिक प्रोसेसेस नहीं होंगे. और अगर एक्सोगोनिक प्रोसेसेस हैं तो ज़रूरी है कि इनकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो 0 से कम होनी चाहिए, तभी जो रिएक्शंस होंगे वो एक्सोगोनिक रिएक्शंस कहलाते हैं. इन शॉर्ट वी कैन से दैट द एक्सोगोनिक एंड एंडोगोनिक प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस, the catabolic processes, when they release out energy, those reactions are exergonic. या उपचयी, जहाँ पर अपचयी प्रोसेसेस या प्रक्रियाएं होती हैं वहाँ पर ऊर्जा रिलीज आउट होती है या निकलती है, उसको हम एक्सर्गोनिक कहते हैं. और इसका उल्टा जब विपरीत होता है, जब मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं और एनर्जी कंज्यूम करते हैं या एनर्जी को लॉक करते हैं, तो ऐसे प्रोसेसेस में जहाँ पर उपचयी प्रक्रियाएं चलती हैं वो एंडोगोनिक रिएक्शंस या एंडोगोनिक प्रोसेसेस कहलाते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी which must be available to a chemical system, and the potential reactants to result in a chemical reaction. Activation energy may also be defined as the minimum energy required to start a chemical reaction. ये हम केमिस्ट्री में या जब हमने
काइनेटिक्स पढ़ा था तब हमने यही देखा था, एक्टिवेशन एनर्जी, हर प्रक्रिया के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसके द्वारा रिएक्शन चालू होते हैं। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी कोई भी सिस्टम में एक्वायर नहीं होती या नहीं होती तो वो प्रक्रियाएं नहीं होती, और इसको हम इस फिगर के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नपुश यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक्सोगोनिक और एंडोगोनिक प्रोसेसेस का इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स गोइंग अपवर्ड्स, दैट इज़ ऊंचाई पे या अपहिल पे जाते वक्त, और जब एनर्जी रिलीज आउट होती है तो उसके बाद अब यहाँ पे जब पहला है एंडोगोनिक प्रोसेसेस है जब एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है, किसी भी प्रक्रिया में एंजाइम की ज़रूरत होती है, तो ये यहाँ पे यही दिखाया है। रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, और जब प्रोडक्ट्स टूटते हैं और एनर्जी रिलीज़ आउट होती है तो हम उसको एक्सोगोनिक रिएक्शन कहते हैं, और वो वापस से प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। नाउ बायो एनर्जेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। Every living cell and organism must perform work to stay alive, to grow and to reproduce. The ability to harvest energy from nutrients or the photon of light and to the channel it into biological work is the miracle of life. ये हमें मालूम है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक को जीने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा की ज़रूरत के लिए शरीर में प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, और एनर्जी जब चाहिए होती है तो वही न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं। अब ये हो सकते हैं कि ये चैनल कौन सा है, पर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस शरीर के अंदर चलते रहते हैं। ये जो प्रोसेसेस चलते हैं ये थर्मोडायनेमिक्स के ही नियमों का पालन करते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा था। इन बायोलॉजिकल वर्क द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर अप्लाइड, बोथ द लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टू रिवाइज देम, the first law of the thermodynamics, the energy of the universe remains constant. According to the second law, all the spontaneous processes increases the entropy of universe. The important function for the study of biological system are, अब किसी भी सिस्टम को पढ़ने के लिए या थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझाने के लिए हमें मालूम है गिब्स फ्री एनर्जी के द्वारा ही रिप्रेजेंटेड होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर भी वही है। द गिब्स फ्री एनर्जी G, which is equal to the total amount of energy capable of doing work during the process at the constant temperature and pressure. एक स्थिर ताप व दाब पर गिब्स फ्री एनर्जी वो टोटल एनर्जी है जो काम करने के योग्य होती है। अगर डेल्टा G नेगेटिव में है तो ये प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। When delta G is negative, then the process is spontaneous and is termed as exergonic processes. When delta G is positive, then the process is non-spontaneous and is termed as endergonic processes. But when delta G is equal to 0, then the process has set to be reached to equilibrium. मतलब एक शॉर्ट में हम कह दें डेल्टा जी जब नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, और ये जो सिस्टम है या जो रिएक्शन होगा वो एंडोगोनिक होगा। इसके विपरीत जब नेगेटिव होता है तो वो एक्सोगोनिक होता है, और जब डेल्टा जी का मान 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। नाउ सेकेंड इज enthalpy represented by H. Enthalpy represents the heat content of the system and it is the amount of heat transferred, heat absorbed or emitted in a chemical process under constant pressure. When delta H is negative, the process produces heat and is termed as exothermic processes.
डेल्टा एच जब नेगेटिव होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज़ आउट होती है। जब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यह दर्शाता है। और डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव, द प्रोसेस एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इट इज़ टर्म्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। The entropy is the qualitative expression of the degree of the randomness or disorder of the system. Entropy measures the amount of heat dispersed or transferred during a chemical process. When delta S is positive or when entropy is positive, then the disorder of the system increases. When delta S is negative, then the disorder of the system is decreased. मतलब when डेल्टा एस या एंट्रोपी जब पॉजिटिव है तो किसी भी सिस्टम के अंदर अस्त व्यवस्था बढ़ती है, और जब वो डेल्टा एस का मान नेगेटिव होता है तो अस्त व्यवस्था कम होती है। द कंडीशंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सच कंडीशंस एंड रिलेशनशिप्स between the change in free energy, enthalpy and entropy can be described by the expression where T is the temperature of the system in Kelvin. वो equation है और the equation is represented by delta G is equal to delta H minus T delta S. ये equation आप सभी जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा है कि किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ आउट या काम हो रहा है या एंथैल्पी है, ये सब को हम एक इक्वेशन के द्वारा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के द्वारा दर्शाते हैं, जो एक्सप्रेशन का मान है डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या फ्री एनर्जी इज़ इक्वल टू एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी, जहाँ पर डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी है, टी इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन एंड डेल्टा एस इज़ इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। अब ये जो 3 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ हैं, इनके सिंबल और इनके मेजरमेंट्स इस फिगर के अंदर है। ये कोई नई बात नहीं है, ये आप सब पढ़ के हैं, ये वही का वही है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन किया, इसके आगे हम द रोल पढ़ेंगे जो ATP, ADP, मेटल्स वगैरह का इसके साथ रिलेटेड है, या बायोलॉजिकल एनर्जीज जो इस बायो एनर्जेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। थैंक यू।